आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी पर एक और अद्भुत कहानी। एक शहर से दूर घने पेड़ों के बीच एक रहस्य से भरी हवेली, कॉपर बीचेस। एक ऐसी जगह जहां अंधकार सिर्फ रात में नहीं, इंसानों के दिलों में भी बसा था। जब मिस वॉयलेट हंटर को एक असामान्य नौकरी का प्रस्ताव मिला, उसने सोचा ये सिर्फ एक रोचक अवसर है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये नौकरी एक भयानक राज की शुरुआत होगी। एक बंद कमरा, एक छुपाया गया सच और एक ऐसा शिकारी जो अंधेरे में छुपा था। क्या शर्लक होम्स इस रहस्य का पर्दाफाश कर पाएगा? सुनिए, रहस्य में हवेली का रहस्य, एक रोमांचक कहानी जो आपको आखिर तक सीट से हिलने नहीं देगी। चलिए शुरू करते हैं। वो ठंडी सुबह थी, बसंत की शुरुआत की। बेकर स्ट्रीट के हमारे पुराने कमरे में मैं और शर्लक होम्स आग के सामने बैठे थे। बाहर गहरे पीले कोहरे के बीच मकानों की धुंध में घुली तस्वीरें दिख रही थी। होम्स सुबह से विज्ञापन के कॉलम देख रहा था, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। तभी उसने टेबल से एक चिट्ठी उठाई और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये देखो वॉटसन, उसने कहा। चिट्ठी मॉन्टाउ प्लेस से आई थी। डियर मिस्टर होम्स, मैं एक गवर्नेंस की नौकरी को लेकर आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। अगर आपको असुविधा ना हो तो मैं कल सुबह 10:30 बजे आपसे मिलने आऊँगी। वॉयलेट हंटर। होम्स ने घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, अब तो 10:30 हो चुके हैं। मुझे लगता है वही दरवाज़ा बजा रही है। उसने सही कहा था। दरवाज़ा खुला और एक युवा महिला अंदर आई। उसका व्यवहार साफ सुथरा और निर्दोष था, जैसे वो अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हो। माफ़ कीजिए अगर मैंने परेशान किया, उसने कहा। मुझे एक अजीब अनुभव हुआ और क्योंकि मेरे पास कोई और सलाह देने वाला नहीं, मुझे लगा कि आप मदद करेंगे। बैठिए मिस हंटर, होम्स ने कहा, और मुझे सब कुछ बताइए। मिस हंटर ने अपनी कहानी शुरू की। मैं कर्नल स्पेंस मुनरो के घर पिछले 5 साल से गवर्नेंस थी, पर जब वो अमेरिका चले गए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। तब से मैं नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। पैसा ख़त्म हो रहा है और समझ नहीं आता क्या करूँ। मैं एक एजेंसी वेस्टवे गई थी जो गवर्नेंस के लिए मशहूर है। मैनेजर मिस स्टॉपर वहाँ छोटी सी जगह से एक एजेंसी चलाती हैं। हर हफ्ते वहाँ जाकर नौकरी का इंतज़ार करती थी, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल था। पिछले हफ्ते जब मैं मिस स्टॉपर से मिलने गई तो उनके साथ एक अजीब और हंसमुख आदमी बैठा था। उनका चेहरा मुस्कान से भरा था और वो देखते ही एकदम अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। ये बिल्कुल शानदार है, बस यही चाहिए था, उन्होंने खुशी से कहा और अपने हाथ रगड़ने लगे। उनकी ऊर्जा और विनम्रता एक अलग आनंद थी देखने में। उन्होंने सीधा मेरा वेतन पूछा और मैंने कहा 4 पाउंड हर महीना। एक प्रतिभाशाली और सुंदर महिला को सिर्फ इतना? अगर मैं आपको 100 पाउंड साल का दूं तो? मैं हैरान रह गई मिस्टर होम्स, ये रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैंने पूछा, आप कहाँ रहते हैं सर? हैम्पशायर के एक सुंदर गांव में, द कॉपर बीचेस के नाम से एक पुराने और सुंदर घर में, उन्होंने जवाब दिया। और मुझे क्या काम करना होगा? एक छोटा प्यारा बच्चा है, बस 6 साल का, उसका ध्यान रखना होगा, और कभी कभी मेरी पत्नी के छोटे मोटे आदेश भी मानने होंगे। मैंने कहा, यह तो आसान है, मैं ज़रूर करूँगी। फिर उन्होंने कहा, कभी हम चाहेंगे कि आप एक खास ड्रेस पहने या बैठने के लिए एक जगह चुनें। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मुझे अपने बाल छोटे करवाने पड़ेंगे तो मैं रुक गई। ये ज़रूरी है, मेरी पत्नी की एक पसंद है, उन्होंने कहा। मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मुझे खेद है, पर मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। दुख की बात है, उन्होंने कहा। फिर हमें किसी और लड़की की तलाश करनी होगी। और बात वहीं ख़त्म हो गई। मिस्टर होम्स, जब मैं अपने घर वापस गई
और देखा कि अलमारी खाली है और टेबल पर सिर्फ कुछ ना चुकाए बिल्स पड़े हैं, तो मैंने सोचा क्या मैंने गलती की। लेकिन फिर लगा अगर ये लोग अजीब हैं भी तो कम से कम अपनी अजीब मांगों के लिए अच्छा पैसा देने को तैयार हैं। बहुत कम गवर्नेंस 100 पाउंड साल का वेतन ले रही हैं और मेरे बाल कौन से ज़रूरी हैं। शायद छोटे बाल मुझे और अच्छा बनाए। अगले दिन मुझे लगा कि ये फैसला गलत है। एजेंसी वापस जाने का सोचा, पर तभी मिस्टर रूकैसल का एक पत्र आया। सुनिएगा। मिस स्टॉपर से आपका पता मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने फैसले पर कायम हैं। मेरी पत्नी को आपका विवरण पसंद आया। हम आपको 100 पाउंड सालाना दे सकते हैं और हर सुबह नीला कपड़ा पहनना होगा जो हम देंगे। ये कपड़ा मेरी बेटी का है जो अभी बाहर गई है, पर बालों की शर्त वही है। अगर आप राजी हैं तो विंचेस्टर आइए, मैं इंतजार करूंगा। ज़ैफरो रूकैसल। ये खत पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नौकरी स्वीकार कर लूंगी। मिस हंटर बोली, पर सोचा आखिरी फैसला लेने से पहले आपसे सलाह ले लूं। होम्स ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अगर आपका मन बन गया है तो ये सवाल हल हो गया है, पर मैं मान सकता हूं कि ये स्थिति ऐसी नहीं जो मैं अपनी बहन के लिए चाहूंगा। ये सब का मतलब क्या हो सकता है मिस्टर होम्स? अभी कुछ कहना मुश्किल है, होम्स ने जवाब दिया, पर यह घर एक युवा लड़की के लिए सुरक्षित नहीं लगता। पर पैसा मिस्टर होम्स, पैसा, मिस हंटर बोली। पैसा अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन ये 120 पाउंड का प्रस्ताव क्यों, जबकि 40 पाउंड में काम हो सकता है? तो कोई वजह होनी चाहिए। होम्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपकी चिंता समझता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। मिस वॉयलेट का चेहरा अब शांति से भर गया था। मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रही हूं। मैं तुरंत मिस्टर रूकैसल को लिखकर अपने बाल काट दूंगी और फिर विंचेस्टर निकल पड़ूंगी। बस फिर युवा महिला ने अलविदा कहा और फिर मैं और होम्स अपने काम में लग गए और फिर समय अपनी रफ्तार से बीतता रहा। 2 हफ्ते बाद एक और पत्र आया। कृपया कल दोपहर 12 बजे ब्लैक स्वॉन होटल विंचेस्टर में उपस्थित हो जाइए। हम तुरंत अपने सफर पर निकल पड़े। सूरज चमक रहा था और हवा में एक ठंडापन था जो पूरी तरह से हमारे जज्बात जगाने वाला था। ये कितना ताज़ा है, मैंने कहा। होम्स ने जवाब दिया, अगर ये महिला विंचेस्टर में रहती तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, पर यह एक छोटा सा गांव खतरनाक हो सकता है। ब्लैक स्वॉन होटल में हमने वॉयलेट हंटर को इंतज़ार करता पाया। वो छोटी सी बैठक में बैठी थी और लंच हमारे लिए तैयार था। मैं खुश हूं कि आप आए, वॉयलेट ने कहा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। आपकी सलाह मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगी। कृपया हमें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, पर मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि मैंने मिस्टर रूकैसल से कहा कि मैं 3 बजे से पहले वापस आ जाऊंगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिस्टर और मिसेस रूकैसल से कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो मिस्टर रूकैसल ने मुझे यहाँ मिलकर अपनी गाड़ी में कॉपर बीचेस तक ले गए, जहाँ उन्होंने कहा, ये जगह खूबसूरत है, लेकिन वो घर अपने आप में खूबसूरत नहीं है। ये एक बड़ा चतुर्भुज घर है, सफ़ेदी से रंगा गया, लेकिन पूरा गीला और बुरे मौसम की वजह से दाग लगे हुए हैं। इसके आसपास ज़मीन है, तीनों ओर जंगल है और चौथी ओर एक खेत है जो साउथैम्पटन हाई रोड तक जाता है, जो सिर्फ घर से 100 यार्ड दूर है। ये ज़मीन जो सामने है घर की है, लेकिन जंगल लॉर्ड साउथैम्पटन का है। एक छोटा सा गुच्छा कॉपर बीचेस का जो हॉल के दरवाजे के बिल्कुल सामने है,
ने जगह का नाम दिया है। उस रात उन्होंने मुझे अपनी बीवी और बच्चे से मिलवाया मिस्टर होम्स। जो कल्पना हमने बेकर स्ट्रीट में की थी उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मिसेस रूकैसल पागल नहीं है। मैंने उन्हें एक चुप पीली चेहरे वाली औरत पाया जो अपने पति से काफ़ी छोटी थी, शायद 30 साल की, जबकि उनका पति 45 के आसपास हो सकता है। उनकी बातों से मुझे पता चला कि उनकी शादी को लगभग 7 साल हो गए हैं और उनका पति एक विधुर था और उसकी पहली बीवी से एक ही बेटी थी जो फिलाडेल्फिया चली गई है। वो अपनी सौतेली माँ के साथ खुश नहीं थी। मिसेस रूकैसल ने मुझे ना तो अच्छा प्रभाव दिया ना ही बुरा। ये आसानी से दिखाई देता था कि वो अपने पति और छोटे बेटे के प्रति भावुक रूप से समर्पित थी। उनके हल्के धुमले रंग की आंखें लगातार उन दोनों की ओर ही देखती थी, हर छोटी ज़रूरत को देखते हुए, और अगर संभव हो तो उससे पहले पूरा कर देती थी। और फिर भी इस महिला के मन में कोई दर्द था। कई बार मैंने उन्हें आंसू में देखा था। कभी कभी मैंने सोचा कि ये उसके बच्चे की मानसिकता थी जो उसके मन को चिंता में डालती थी, क्योंकि मैंने कभी इतना बिगड़ा और बदमाश बच्चा नहीं देखा था। घर के बारे में एक ही असुविधा थी जो तुरंत मुझे महसूस हुई। वो थी घर के नौकरों का व्यवहार और उनका रूप। सिर्फ 2 ही नौकर हैं, एक आदमी और उसकी पत्नी। टोलर, जो उसका नाम है, एक कठोर बदमाश आदमी है जिसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हैं और हमेशा शराब की गंध आती है। उसकी पत्नी एक बहुत लंबी और मजबूत औरत है जिसका चेहरा कड़वा है, जो मिसेस रूकैसल की तरह चुप है। वो दोनों काफ़ी नफरत भरी जोड़ी है। बात मुझे कॉपर बीचेस में अपने आगमन के बाद 2 दिन तक मेरी ज़िंदगी काफ़ी शांत थी। तीसरे दिन मिसेस रूकैसल ने नाश्ता करने के तुरंत बाद नीचे आकर अपने पति से कुछ कहा। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं मिस हंटर, आपके अपने बालों को काटने के लिए। हम अब देखेंगे कि आपको नीले कपड़े कैसे लगते हैं। आप उसे अपने कमरे में बेड पर पाएंगे और अगर आप इसे पहन सकें तो हम दोनों काफ़ी कृतज्ञ होंगे। मुझे एक खास नीला ड्रेस पहनाया गया जो पहले से इस्तेमाल किया हुआ लग रहा था। जब मैंने उसे पहना तो मिस्टर और मिसेस रूकैसल काफ़ी खुश दिख रहे थे। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में खिड़की के पास बैठने को कहा। फिर मिस्टर रूकैसल ने मुझे अपने मज़ेदार किस्सों से हंसाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये सब काम का हिस्सा कैसे है। 2 दिन बाद वही सब कुछ फिर से हुआ। मुझे उसी खिड़की के पास बैठाया गया, एक पीली किताब दी गई और ज़ोर से पढ़ने को कहा गया, लेकिन मुझे समझ आ रहा था कि मुझे हमेशा खिड़की के तरफ पीछे रखा जाता था। मैंने एक योजना बनाई और अपने रुमाल में एक टूटे शीशे का टुकड़ा छुपा लिया। जब दोबारा मुझे हंसना पड़ा, मैंने अपने रुमाल के पीछे से देखा। पहले मुझे कुछ अलग नहीं लगा, लेकिन दूसरी बार एक छोटा आदमी जो धारी वाला सूट पहने था साउथहैम्पटन रोड पर रेलिंग के पास खड़ा मुझे देख रहा था। मिसेस रूकैसल ने मुझे देखा और तुरंत बोला, जेफ्रो, कोई आदमी मिस हंटर की तरफ घूर रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा, वो आपका दोस्त तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मिसेस रूकैसल काफ़ी परेशान लग रही थी और तुरंत उस आदमी को भगाने का इशारा करने लगी। मैंने जो कहा गया वही किया, लेकिन उस दिन के बाद से ना मैं खिड़की के पास बैठी और ना वो नीली ड्रेस पहनी और ना ही वो आदमी सड़क पर दिखा। जब मैं कॉपर बीचेस पहुंची थी, मिस्टर रूकैसल मुझे एक छोटी बिल्डिंग के पास ले गए जो किचन के करीब थी। वहां मैंने जंजीर की तेज आवाज़ और किसी बड़े जानवर के हिलने की आहट सुनी। डरिए मत, उन्होंने कहा, ये कार्लो है, मेरा मैस्टीफ। बहुत खतरनाक है और सिर्फ टोलर इसे संभाल सकता है। हम इसे दिन में सिर्फ एक बार खिलाते हैं
ताकि ये हमेशा गुस्से में रहे। कृपया रात को इस द्वार के पास मत जाना, ये जानलेवा हो सकता है। 2 दिन बाद रात के 2 बजे मैंने अपनी खिड़की से उस कुत्ते को देखा। चांदनी रात थी, लॉन रोशन हो रहा था। कॉपर बीचेस के साए के नीचे एक विशाल पीला कुत्ता था, काली नाक और निकली हुई हड्डियों के साथ। उसकी शक्ल और चाल देखकर मेरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। और अब एक और अजीब बात सुनिए। यहाँ आने से पहले मैंने अपने बाल काट कर पेटी में रखे थे। एक शाम अपने कमरे के ड्रॉर साफ करते समय मुझे नीचे वाला ड्रॉर बंद मिला। जब मैंने उसे चाबी से खोला तो अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी, मेरे बालों का गुच्छा। मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। कांपते हाथों से पेटी खोली और अपने बाल निकाले। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। मैंने उसे वापस ड्रॉर में रखा और मिस्टर रूकैसल से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि ड्रॉर खोलकर मैंने गलती की है। लेकिन ये सारी बातें मुझे कुछ अलग ही संकेत दे रही थी। मैं एक गौर करने वाली इंसान हूँ, इसीलिए मैंने जल्दी ही पूरे घर का नक्शा अपने दिमाग में बना लिया। लेकिन एक हिस्सा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता। एक दिन मैंने देखा कि मिस्टर रूकैसल उस बंद दरवाजे से निकल रहे हैं। उनके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और मुझे गुस्से भरी नज़र से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। एक बार जब मैं बच्चे के साथ घूम रही थी, मैंने उस हिस्से की 4 खिड़कियां देखी। 3 खिड़कियां धुंधली थी और एक टूट चुकी थी। मुझे लगा कि इस हिस्से में ज़रूर कुछ छुपा है। फिर एक मौका मिला। मिस्टर और मिसेस रूकैसल नीचे थे और टोलर शराब के नशे में था। मैंने देखा कि दरवाजे पर चाबी छोड़ी गई थी। मैं धीरे से ऊपर गई और दरवाज़ा खोला। अंदर एक रास्ता था जो मोड़ ले रहा था। वहाँ 3 दरवाजे थे। पहला और तीसरा खुला था, लेकिन बेकार कमरे थे। मध्य वाले दरवाजे पर ताला था, वही जो टूटे हुए शीशे से जुड़ा था। कमरा बंद था, लेकिन मुझे नीचे से रोशनी दिख रही थी। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास गई, मैंने अंदर कदमों की आवाज़ और एक साया देखा जो नीचे के हिस्से से हिला। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं डर के भाग गई। सीधा नीचे उतरकर मैं मिस्टर रूकैसल से टकरा गई, जो शायद मुझे वहीं पर देखने का इंतज़ार कर रहे थे। आपको क्या लगता है मैं इस दरवाजे पर ताला क्यों लगाता हूँ? मुझे नहीं पता। ये दरवाज़ा उन लोगों को रोकने के लिए है जिन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, समझी? उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ और छुपा था। और अगर आपने उस सीमा को पार करने की कोशिश की, उनका चेहरा मुस्कान से एक शैतानी गुस्से में बदल गया, तो मैं आपको कुत्ते के सामने डाल दूंगा। उनकी धमकी सुनते ही मेरी सांसें रुक गई। मैं इतना डर चुकी थी कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या किया। शायद सीधा अपने कमरे की तरफ भागी और बिस्तर पर गिरकर कांपने लगी। तब मुझे आप याद आए, मिस्टर होम्स। मैं सोच रही थी कि क्या घर से भाग जाना सही होगा, लेकिन मेरी जिज्ञासा मेरे डर पर भारी पड़ गई। मुझे सच्चाई पता लगानी थी और इसीलिए मैंने आपको मदद के लिए बुला लिया। अब मुझे 3 बजे तक वापस जाना होगा, क्योंकि मिस्टर और मिसेस रूकैसल शाम को यहाँ नहीं होंगे और मुझे बच्चे का ध्यान रखना होगा। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, मिस्टर होम्स। अब मुझे बस ये समझना है कि इसका मतलब क्या है और सबसे ज़रूरी, मुझे क्या करना चाहिए। होम्स बड़े ध्यान से बात सुनता रहा। फिर वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और कमरे में इधर उधर चलने लगा, जैसे किसी गहरी सोच में हो। क्या टोलर अभी भी नशे में है? उसने पूछा। हाँ, हंटर ने कहा। तो एक काम कर सकती हो। होम्स की आंखों में एक नई चमक थी। हम कॉपर बीचेस तक 7 बजे तक पहुंचेंगे। तब तक रूकैसल जा चुके होंगे और अगर टोलर नशे में रहा
तो सिर्फ मिसेस स्टोलर बची होंगी जो हमें रोक सकती हैं। अगर आप उन्हें किसी तरह के कमरे में बंद कर सकें और ताला लगा सकें तो ये काफ़ी मदद करेगा। मैं ये ज़रूर कर दूंगी, हंटर ने तेजी से जवाब दिया। मिस एलिस रू कैसल को जो अमेरिका गई बताई गई थी दरअसल कैद में है। मिस हंटर को इसलिए चुना गया था क्योंकि उनकी ऊंचाई और बाल मिस एलिस से मिलते थे। रू कैसल ने उनके बाल कटवा दिए होंगे ताकि मिस हंटर को उनका विकल्प बनाया जा सके। रास्ते में जो आदमी था वो शायद मिस एलिस का दोस्त था और उनसे मिस हंटर को खुश देखकर ये मान लिया कि मिस एलिस अब सुरक्षित हैं। रात को कुत्ता इसलिए छोड़ा जाता था ताकि कोई उन तक पहुंच ना सके, होम्स ने बताया। फिर 7 बजे हम कॉपर पीचिस पहुंच गए। मिस हंटर ने बताया कि मिसेस स्टोलर वाइन के कमरे में बंद हैं और उनके पति सो रहे हैं। उन्होंने रू कैसल की नकली चाबियां ली। होम्स के साथ हम छत तक गए और उस बैरिकेड को देखा जिसमें मिस एलिस को रखा गया था। होम्स ने ताला तोड़ने की कोशिश की लेकिन अंदर घुसने पर पता चला कि कमरा खाली है। रोशनदान खुला था और मिस एलिस वहां से भाग चुकी थी। होम्स ने छत पर लंबी सी सीढ़ी देखी जो मिस हंटर के कहने के मुताबिक पहले वहां नहीं थी। तभी एक मोटा और भारी आदमी हाथ में लकड़ी लेकर दरवाजे पर आया। मिस हंटर डर के कोने में चली गई लेकिन होम्स ने हिम्मत से उसका सामना किया। अब सच सामने आने ही वाला था। तुम बदमाश, होम्स गुस्से से बोला, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मोटा आदमी घबरा कर इधर उधर देखने लगा और रोशनदान की तरफ इशारा किया। ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, उसने चीख कर जवाब दिया और नीचे की तरफ भाग गया। वो कुत्ते के लिए गया है, मिस हंटर चिल्लाई। मेरे पास रिवॉल्वर है, मैंने कहा। दरवाज़ा बंद करते हैं, होम्स ने समझदारी से कहा और हम तेजी से नीचे भागे। लेकिन तभी एक भूखा कुत्ता छोड़ा गया और एक दर्दनाक चीख ने सब कुछ भयंकर बना दिया। एक लाल चेहरे वाले बुड्ढे ने छुपते हुए दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, जल्दी करो, कुत्ता 2 दिन से भूखा है। हम घर के कोने पे पहुंचे और देखा बड़ा पीला कुत्ता रू कैसल के गले को अपने दांतों से दबा रहा था। मैंने रिवॉल्वर से गोली चलाई और कुत्ता गिर गया, लेकिन उसके दांत अब भी रू कैसल के गले में गहराई से घुसे हुए थे। रू कैसल को सोफे पर ले जाकर रखा और टोलर को मिसेस टोलर को बुलाने भेजा। मैंने तब तक उसकी मरहम पट्टी की और उसे दर्द से थोड़ा बहुत आराम दिलाया। तभी एक लंबी पतली औरत अंदर आई, मिसेस टोलर। मिस, अगर आपने मुझे अपने इरादे बताए होते तो ये सब होने से पहले मैं आपको रोक लेती, उसने कहा। हाँ, होम्स ने कहा। मिसेस टोलर, लगता है आपको इस घर के राज काफ़ी मालूम है। मिसेस टोलर ने सब सच बताया। मिस एलिस कभी अपने घर में खुश नहीं थी, खासकर जब उसके पिता ने दूसरी शादी की। उसके पिता ने उसके पैसे अपने काबू में रखने के लिए हर तरह का दबाव बनाया। जब एलिस ने मना किया तो उसका उत्पीड़न इतना बढ़ गया कि वो बीमार पड़ गई। मिस्टर फॉलर, जो उससे प्रेम करता था, उसका साथ नहीं छोड़ा और उसे निकालने का वादा किया। रू कैसल ने उसे कैद कर दिया, लेकिन अब वो आज़ाद हो चुकी थी। हाँ, होम्स बोला, जो आपने बताया उससे सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। मिस्टर रू कैसल का ये बंदी का खेल तो काफ़ी सोचा समझा लगता है। बिल्कुल सर, मिसेस टोलर ने जवाब दिया। मिस हंटर को लंदन से इसीलिए बुलाया गया ताकि मिस्टर फॉलर से छुटकारा पाया जा सके, लेकिन मिसेस फॉलर ने दिखाया कि वो एक सच्चे और दरियादिल व्यक्ति हैं जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। होम्स ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसने घर के आसपास नज़र रखी और आपको मना लिया, शायद कुछ मदद या तर्क के माध्यम से। ये बात समझा दी कि मिस एलिस का हित उसके साथ है। जी हाँ, ये सब बिल्कुल सही है, मिसेस टॉलर ने स्वीकार किया। आपने उनके लिए एक सीढ़ी भी तैयार रखी
जब मिस्टर रूकैसल घर से बाहर गए। होम्स मुस्कुराया। बिल्कुल सही सर, मिसेस टोलर बोली। होम्स थोड़ा झुक कर बोलता है, मिसेस टोलर, आपने जो सच्चाई बयां की उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। आपने काफ़ी साफ दिल होकर मदद की है। फिर होम्स मेरी तरफ मुड़कर बोला, वॉटसन, मुझे लगता है कि मिस हंटर को अब लंदन ले जाना चाहिए। इस घर का रहस्य सुलझ चुका है और अब हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं लगता। कॉपर बीचेस का रहस्य अब पूरी तरीके से सुलझ गया था। मिस्टर रूकैसल जिंदा बचे, लेकिन उनका पूरा जीवन एक टूटा हुआ आदमी के रूप में बीता। उनकी वफादार पत्नी उनका ख्याल रखती रही। अब भी वो अपने पुराने नौकरों के साथ ही रहती हैं, जो शायद उनका छुपा हुआ इतिहास इतना जानते हैं कि अलग होना मुश्किल है। मिस एलिस रूकैसल और मिस्टर फॉलर की शादी हो गई। अब वो मॉरिशस में एक सरकारी पद पर काम करता है और अपनी नई जिंदगी में खुश है। मिस वॉयलेट हंटर के बारे में होम्स ने मुझे निराश करते हुए ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई जब वो उसकी समस्या का केंद्र नहीं रही। अब वो एक प्राइवेट स्कूल की प्रधान है और मुझे यकीन है कि उन्होंने अपने जीवन में सफलता और संतोष का अनुभव किया है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।